नमस्कार, स्वागत है आपका। कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, समथिंग वेरी बिग इज कुकिंग। अगर मैं ये कहूं आज फिक्र आपकी में, तो शायद यह अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट विजिट्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला, मोसाद के हेड और CIA के चीफ दोनों की कतर के PM से मुलाकात हुई है। दूसरा, हमास का डेलीगेशन जिसमें इस्माइल हानिया और खालिद मशाल, ये दोनों इजिप्ट की राजधानी कायरो पहुंचे हैं। तीसरा, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वो इस वक्त लेबनान बॉर्डर पे हैं। आखिर पक क्या रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है जो बिहाइंड द कर्टन्स हो रहा है, क्योंकि इजिप्ट और कतर यही दो कंट्रीज हैं जो इस पूरे मामले में नेगोशिएट कर रही हैं। लेकिन इस सब के पीछे की कहानी, इस सब के पीछे की बड़ी कहानी क्या है, वो हम आपको बताने वाले हैं। अफसोस, वो एक एजेंसी हुआ करती थी, ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते थे, उसके हेड वो कहते हैं कि वॉर क्राइम्स दोनों तरफ से हुआ है। सोचिए क्या बचा यूएन का हाल। पहली बड़ी खबर, गाजा के बाद वेस्ट बैंक के जेनिन में बिगड़े हालात। इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प। अलग अलग इलाकों में 14 लोगों की मौत का दावा वेस्ट बैंक सुलग रहा है। गाजा युद्ध पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का पहली बार बयान। स्टोल्टनबर्ग बोलते हैं गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो। गुड मॉर्निंग, जाग गए हम। नेटो ने कहा गाजा में आम नागरिक की सुरक्षा हो। एक और बड़ी खबर, गाजा युद्ध के बीच ईरान को अमेरिका की चेतावनी, मिडिल ईस्ट में तनाव ना बढ़ाए ईरान। पेंटागन ने कहा ईरान को समझाने के लिए अमेरिका की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। चेतावनी भी और कदम भी। देखिए, कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा के खिलाफ अपील। भारत को दूसरी बार काउंसलर एक्सेस भी मिला। विदेश मंत्रालय ने कहा कतर से संपर्क में पूरी कानूनी मदद करेंगे। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है। 60 से बढ़ाकर 75% आरक्षण करने का प्रस्ताव अब विधान परिषद में विधेयक पेश किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, MP MLA के खिलाफ क्रिमिनल केस जल्द निपटाने का पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गंभीर मामलों में तारीख पर तारीख न दें। मुकदमों में तेज निपटारे पर हाई कोर्ट कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में कृत्रिम बारिश पर पक्ष रखेगी दिल्ली सरकार। प्रदूषण पर कल की सुनवाई में हलफनामा दाखिल करेगी। 20 नवंबर तक पहली कृत्रिम बारिश करा सकती है सरकार। नोएडा पुलिस ने एल्वेश यादव को फिर भेजा नोटिस। यूट्यूबर एल्वेश को जांच में शामिल होने का नोटिस। रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई का आरोप। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के इंडियाना में भारतीय छात्र की मौत। नस्लीय हमले में घायल भारतीय छात्र वरुण राज की मौत। 29 अक्टूबर को जिम में चाकू से हुआ था हमला। पहली खबर जो हम आपके सामने लेकर आए, ध्यान से देखिएगा, और यह वाकई में चिंताजनक खबर है। आज की पहली खबर, MQ-9। ये साहब MQ-9 नहीं है, लेकिन कहानी क्या है? हूथी विद्रोहियों ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। क्या अमेरिकी ड्रोन मिडिल ईस्ट में महायुद्ध कराएगा? एक और बड़ी खबर, सीरिया पर अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट ने बम बरसाए हैं। वर्ल्ड वॉर 3, क्या यह स्ट्राइक तीसरा विश्व युद्ध कराएगी? तीसरी खबर, हिजबुल्लाह के पास रूस के घातक हथियार कैसे पहुंचे? क्या रूस ईरान इजराइल के खिलाफ बवंडर लाएंगे? प्लान क्या है? चौथी खबर, IDF ने दावा किया है कि अब उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल नहीं रहा है। क्या इजराइल से जंग हार जाएगा हमास? विनाश की बात हो रही है। और पांचवी खबर, रूस परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, अमेरिका घटा रहा है। गाजा युद्ध के बीच न्यूक्लियर वॉर का पारा क्यों हाई है, यह देखना बहुत जरूरी है। इन सभी खबरों के साथ यह शो का एक फॉर्मेट है जो कि आपको बताता है कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ। सिर्फ 2 मिनट में डे 34। आज की टॉप स्टोरी आपने देखने से पहले आपको वेस्ट बैंक में जेनिन से विजुअल देखने जरूरी है। जेनिन में आज इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। कई जगह आमने सामने फायरिंग हुई है। पूरी खबर सारे वीडियो के लिए देखिए 2 मिनट में 34वें दिन की वॉर रिपोर्ट। युद्ध के 34वें दिन वेस्ट बैंक के जेनिन में बिगड़े हालात। इजरायली फिलिस्तीनी फोर्सेस के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग। वेस्ट बैंक के जेनिन में कई जगह पर हालात बेकाबू। इजरायली फोर्सेस के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, IDF पर मारपीट करने का आरोप। वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास के 8 लड़ाकों को मार गिराने का दावा। बेट हैनन इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यहालोम यूनिट के साथ ज्वाइंट एक्शन, स्कूल के पास हमास की सुरंग तबाह करने का दावा।
दक्षिणी लेबनान में रामिया के पास इजराइल की शेलिंग हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब दिया। इजरायली सेना ने गाजा के शती रिफ्यूजी कैंप पर स्ट्राइक की। हमले के बाद आसमान में फ्लेयर्स दिखाई दिए। आईडीएफ पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप। लेबनान सीमा में इजरायली एयरफोर्स की भीषण स्ट्राइक, 2 एंटी टैंक स्क्वाड नष्ट करने का दावा। गाजा की जमीनी लड़ाई में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। सूत्रों से खबर, इजरायली बलों ने गाजा शहर में हमास की मुख्य मुख्यालय को घेरा। उत्तरी गाजा से जबरन लोगों को दक्षिणी गाजा भेजा जा रहा। महिलाओं बच्चों के हाथ उठाकर सफेद झंडा लिए घर छोड़कर जाते वीडियो सामने आए। इजराइल हमास युद्ध के बीच कजाकिस्तान पहुंचे रूसी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। फिक्र आपकी में आज सबसे पहले वो हमला जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, लेकिन उससे पहले 2 सवाल। क्या अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन सिर्फ नाम का हथियार है? क्या इजराइल के आयरन डोम की ताकत दिखावटी है? यह अमेरिका और इजराइल के वो घातक हथियार हैं जिनकी पूरी दुनिया में धमक है। इन्हीं हथियारों के दम पर दोनों देश खुद को सर्वशक्तिमान बताते हैं, बड़ी बड़ी डील करते हैं, लेकिन जंग के मैदान में यही हथियार फेल क्यों? 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमले को रोक पाने में आयरन डोम नाकाम रहा। कल देर रात हूती विद्रोहियों के ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। गाजा युद्ध के बीच ये वो खबर है जिसने व्हाइट हाउस को हिला दिया, जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी। इस खबर से मिडिल ईस्ट में तनाव महायुद्ध के स्तर तक पहुंच चुका है। विस्फोटक खबर यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने आधी रात अमेरिका के सबसे घातक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हूती विद्रोहियों ने बयान जारी करके आरोप लगाया कि MQ-9 ड्रोन हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। अमेरिका ने बाद में पुष्टि करते हुए माना कि उसके प्रीडेटर ड्रोन को यमन के तट पर मार गिराया गया। विद्रोहियों ने सीरिया पर नजर रखने वाले अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन में से एक MQ-9 रीपर को मार गिराया है। आसमान में वो निगरानी कर रहा था, उसी दौरान हूती विद्रोहियों ने इसको निशाना बनाया और इसके बाद इसको मार गिराने में सफलता हासिल की है। हूती विद्रोहियों का यह कदम अमेरिका के लिए उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है और अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका इसका जवाब देगा। 19 अक्टूबर के बाद से जिस तरह से हमले किए गए हैं, हर हमले का जवाब दिया है और इस बार भी अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। अमेरिका का ये वही ड्रोन है जिसने अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी को मारा था। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर से अधिक है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर की पेलोड क्षमता के बराबर 16 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है। एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल से लैस है। दुश्मन के सैन्य अड्डों पर आसमान से नजर रखता है। 50,000 फीट की ऊंचाई से लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। रडार की पकड़ में आए बिना मिशन को पूरा करता है। इस एक अमेरिकी ड्रोन की लागत 266 करोड़ से अधिक है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के इसी किलर ड्रोन को 2K-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से मार गिराने का दावा किया। 2K-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल 1967 में तैयार की गई थी। इस मिसाइल को उस वक्त सोवियत संघ ने बनाया था। MQ-9 रीपर अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। एक साथ 12 मूविंग टारगेट ट्रैक कर सकता है। मुख्य रूप से जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी खतरे को ऑटोमेटिकली डायरेक्ट डिटेक्ट करने में सक्षम है। सोचिए कि अगर हूती विद्रोहियों ने इस ड्रोन को मार गिराया है तो मिडिल ईस्ट में यह घटना किस तरह युद्ध का दायरा बढ़ा सकती है।
इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाहे वो MQ-9 ड्रोन हो या फिर आयरन डोम हो, ये दोनों ही ज़ेलेंस्की बार बार डिमांड कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका हूथी विद्रोहियों पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है क्या? हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। हूथी पर एक्शन से ईरान भड़क सकता है। अमेरिका ईरान में जंग छिड़ सकती है। हालांकि यमन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल का स्ट्रेट कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का 9% ऑयल और नेचुरल गैस निकलती है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, हूथी विद्रोहियों को 2K-12 क्यूब मिसाइल की ताकत कहां से मिली, इससे जुड़ी जानकारी चौंकाने वाली है। इस मिसाइल को 1967 में 1967 में सोवियत संघ ने बनाया। दिसंबर 1990 में ईरान ने सोवियत से इसे हासिल किया। इस मिसाइल को लेकर सोवियत ईरान में डील इससे ठीक पहले, एक साल पहले, करीब 1979 में हुई थी। 1989 में हुई थी। यह तब की बात है जब 80 के दशक में इराक ईरान में युद्ध छिड़ा था। जानकार मान रहे हैं कि यह मिसाइल हूथी विद्रोहियों के पास वाया ईरान पहुंची। और अगर यह शक सही है तो अमेरिका और ईरान में बारूदी चिंगारी भड़क सकती है और यह मिसाइल पहुंची है थ्रू सीरिया। यह भी एक गौर करने वाली बात है। गाजा युद्ध अब सिर्फ इजराइल हमास के बीच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह जंग अपना दायरा फैला रही है और अरब में विश्व युद्ध का विनाशक खतरे को बढ़ा रही है। इस युद्ध में कभी भी ईरान, इराक और सीरिया की इजराइल अमेरिका के खिलाफ एंट्री हो सकती है। इसके पीछे ये तस्वीर है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीर उन हमलों की है जो इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर अंजाम दिए गए हैं। इराक में करीब 24 या 20 से ज्यादा अटैक हुए अमेरिकन बेसिस पे। सीरिया में करीब 16 से ज्यादा। ये अटैक ईरान समर्थित संगठनों और मिलिशिया ने किए। अब अमेरिका ने इन हमलों के जवाब में भीषण पलटवार किया है। इजराइल अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित संगठनों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC से जुड़े ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक किए। चौबीस घंटे इराक सीरिया में यूएस बेस पर 4 अटैक। चौंतीस दिन इराक सीरिया में यूएस बेस पर 44 अटैक। 7 अक्टूबर के बाद से इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए, अब अमेरिका ने उन हमलों का भीषण बदला लिया है। अमेरिका और इजराइल ने 2 अलग अलग दिशाओं से सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट से ईरान समर्थित संगठनों और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमले में एक हथियार गोदाम को तबाह करने का दावा किया गया है। 2 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स ने डेर अल जौर इलाके में मल्टीपल बॉम्ब गिराए और हथियार डिपो को तबाह किया। हमले में ईरान से जुड़े 9 लड़ाके मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान में बलबेक की दिशा से दक्षिणी सीरिया के अकराबा और सैयदा जैनब इलाके में एयर स्ट्राइक की। हमले में सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकाने तबाह किए। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली विमानों ने स्वेदा प्रांत में सीरियन एयर डिफेंस साइट्स को भी निशाना बनाया। हमले में 3 लड़ाकों के मार गिराने का दावा किया गया। साझा एयर स्ट्राइक में यूएस इजराइल ने ईरान समर्थित संगठनों के कुल 12 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया है। अमेरिका इजराइल ने क्यों सीरिया में एयर स्ट्राइक की, उसके लिए कुछ फैक्ट्स देखना आपको जरूरी। सीरिया से लेकर इराक तक अमेरिकी बेसिस और ट्रूप्स पर हमले हुए हैं। सीरिया के ये देखिए जरा, अब मैं आपको सीधे नंबर्स बताता हूं। ये बेसिस कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर्स कैलकुलेशन देखिए। सीरिया में 2 और 4 6 9, 6 और 3 9 और ये 12 हमले सीरिया के एक तरफ आपको मैं दिखा रहा हूं। इराक में देखिए जरा, 4 और 5 9 और 9 और 1 10, 23 हमले इराक में हुए हैं। यहां पर ये नंबर्स देख रहे हैं आप, 23 हमले वहां पर हुए हैं और यहां पर 9 हमले। ये सीरिया और इराक के बेसिस पर अमेरिका के सीरिया और इराक में अमेरिका के बेसिस पे हमले हो रहे हैं। सीरिया में जो आंकड़ा 9 का है उसमें 10 और 4 और ऐड कर दीजिए, मतलब 1 और 4 यानी करीब आप समझ लें 15 जगह सीरिया में हमले हुए हैं। 15 बार, बल्कि अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और यहां पर
40 + 4 24 घंटे में हमले, 44 कुल हमले। ये देखिए, यह मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अमेरिका के ऊपर नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान समर्थित है। अब यह पूरा गेम क्या हुआ, अब जरा कहानी को अब यहां से समझिए। यूक्रेन का युद्ध कौन लड़ रहा है? रशिया। और सामने कौन है? ज़ेलेंस्की? नहीं, नेटो कंट्रीज। अब यहां के युद्ध की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट का युद्ध कौन लड़ रहा है? इजराइल। ओके। और सामने कौन है? गाजा? नहीं, इजराइल के साथ है अमेरिका। अमेरिका को ड्रैग कर लिया गया इस युद्ध में। और सारी अरब कंट्रीज एक साथ आ चुकी हैं, जिसमें ईरान लीड रोल में, उसके साथ सीरिया है, उसके साथ लेबनान है, उसके साथ जॉर्डन है और उसके साथ यमन है। और इन सभी लोगों ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। और ये वो देश है, यकीन मानिए, जिनका ऑयल डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल है। 2021 की अपेक्षा में 2022 में ईरान, इराक और बाकी जो मुल्क हैं, इनका ऑयल में कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया को लिहाज से। यहां आपको बता दें कि अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप को दोबारा बढ़ने से रोकने की कोशिशों के तहत इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक और सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिक तैनात कर रखे हैं। वहां पर नेटो अपने वेपन्स डाल रहा था। और कौन घसट रहा था? रशिया। यहां पर अरब कंट्रीज, यानी खासकर ईरान, खासकर रशिया के ही तो हथियार हैं, और अलग अलग कंट्रीज के रूप पर सब अपने हथियार डाल रहे हैं। और कौन घसट रहा है? अमेरिका। हालांकि इजराइल हमास युद्ध के बाद से अमेरिका में मिडिल ईस्ट में के देशों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक साफ बताती है कि मिडिल ईस्ट भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। इजराइल गाजा जंग ने सीधे पश्चिम को चुनौती दे दी है और सीधे यूएस की ताकत को चैलेंज है। इसीलिए अमेरिका की इन क्षेत्रों पर पैनी नजर है। मिडिल ईस्ट के आसमान में उसके परमाणु बॉम्बर लगातार निगरानी कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अमेरिका के B-1 लैंसर मध्य पूर्व के आसमान में देखे गए। इससे पहले 5 नवंबर को यही विमान सऊदी अरब के ऊपर उड़ते दिखे थे। 8 तारीख को भी उसी के बॉम्बर मिडिल ईस्ट में पेट्रोलिंग करते दिखे। और नोट करने वाली बात क्या है, अमेरिका के बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट में उड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया गया। और ब्लैक सी में रूस ने इसी साल अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था। ये रिपोर्ट देखें। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल बढ़ता जा रहा है। 8 नवंबर को उसका एक B-1 लैंसर न्यूक्लियर बॉम्बर मिडिल ईस्ट में अपने मिशन पर फिर देखा गया। इस दौरान उसे F-16 कवर दे रहे थे। पिछले हफ्ते अमेरिका ने तुर्की के एयरबेस पर B-1B लैंसर बॉम्बर्स तैनात किए थे। ऐसा गाजा युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से किया जा रहा है, ताकि अगर इजराइल या अमेरिका के हित पर कोई आंच आए तो फौरन जवाब दिया जा सके। इस वक्त समंदर से लेकर आसमान तक बाइडेन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। शायद इसलिए चाहे भूमध्य सागर हो या लाल सागर, हर जगह अमेरिकी युद्धपोत डेरा डाले हुए हैं, जबकि आसमान में बॉम्बर लगातार उड़ान भर रहे हैं। 5 नवंबर को जब पहली बार इस बमवर्षक को उड़ते देखा गया, तब यूएस सेंट्रल कमांड ने एक तस्वीर जारी की जिसमें आसमान में इस विमान में रीफ्यूलिंग करते दिखाया गया था। शायद ऐसा करके अमेरिका अपनी तैयारियों को दिखा रहा है। पेंटागन का कहना है कि मध्य पूर्व में मौजूदा हालात में बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन की अहमियत बढ़ जाती है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ये युद्ध इजराइल से बाहर न फैले। B-1 बॉम्बर को अमेरिकी सेना की रीढ़ कहा जाता है। ये ऐसा विमान है जो यूएस में अपने बेस से दुनिया के किसी कोने में मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके जरिए परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। ये लॉन्ग रेंज और मल्टी मिशन में कारगर है, जो अपने साथ 35,000 किलो तक का बम लेकर उड़ सकता है। ये 24 क्रूज मिसाइलों से भी लैस रहता है। इसके जरिए गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। अमेरिका अपने इस घातक बॉम्बर का इस्तेमाल सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में कर चुका है। इस बार मिडिल ईस्ट में फिर अमेरिका की अग्नि परीक्षा है। इजराइल के साथ वो उसके ठिकाने पर भी निशाने पर ले रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर ताकत से लैस विमान के मध्य पूर्व के ऊपर उड़ान भरने के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं। मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका की नजर रखने में मदद होगी।
लगातार उड़ान भरने का मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन होने का संकेत है या फिर किसी गुप्त रणनीति पर काम चल रहा है। ईरान की पोजीशंस को मॉनिटर करने की भी संभावना है। इसके अलावा दुश्मन देशों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत B-1 लैंसर की उड़ान भरी जा रही है। गाजा जंग में ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हूती को सख्त संदेश देना है। मजे की बात क्या है, ध्यान से देखिए अब आप। यह बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। अमेरिका ने पोस्चरिंग के लिए न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर डिप्लॉय की। क्या हुआ? ड्रोन मार गिराया। अमेरिका ने पोस्चरिंग के लिए अपने 2 वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए। क्या हुआ? उनके ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने पोस्चरिंग के लिए एरियल सर्विलांस किया। क्या हुआ? उन्होंने ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका वर्सेस रोग नेशंस जब सामने होगा, क्योंकि हूती की अगर बात करें तो वो रोग है, हिजबुल्ला की अगर बात करें तो वो रोग है। अमेरिका वर्सेस रोग जब सामने आएगा तो अमेरिका को खुद प्रेशर में आना पड़ेगा, उसकी कोई पोस्चरिंग काम नहीं करेगी। ये एक अलग वॉर गेम है, यह यूक्रेन नहीं है। अमेरिका इस तनाव में है कि यहां इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खोल सकते हैं। ईरान सबसे बड़ा खतरा है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका जल थल दम में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन दुनिया को डरा भी रहा है। इसी चैनल पर इसी वक्त कल हमने आपको बताया था कि ईरान की टोपोग्राफी कैसी है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान में जंग हो सकती है? ईरान की बयानबाजी और अमेरिका की जंगी तैयारी इशारा इसी तरफ कर रहा है। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक मोड़, ईरान के खिलाफ युद्ध त्रिकोण, जल थल नभ से अमेरिका तैयार, तेहरान पर होगा विध्वंसक प्रहार। समंदर की बात करें तो भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। टॉम हॉक मिसाइल से लैस अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी USS फ्लोरिडा किसी भी दिन दक्षिणी ईरान की तरफ फारस की खाड़ी में तैनात हो सकती है। आसमान में अमेरिका का B-1 लॉन्चर न्यूक्लियर बॉम्बर मंडरा रहा है। 3 दिन में दूसरी बार उसकी हरकत देखी गई है। यहां F-16 और F-15 भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जमीन की बात करें तो 2 हफ्ता पहले ही अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में थर्ड और पैट्रियट बटालियन की तैनाती का ऐलान किया था। इसके अलावा इस इलाके में अमेरिका करीब 17,400 अतिरिक्त सैनिक भी इसी गाजा युद्ध के दरमियान भेज चुका है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में कुल 45,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जाहिर है अमेरिका को भी गाजा युद्ध का दायरा बढ़ने का अंदेशा है। वो इजराइल का साथ देने में कहीं से चूकना नहीं चाहता, और जब प्लान ऐसा है तो निशाने पर सिर्फ हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों का आका तेहरान है। हालात बहुत खराब है। भूमध्य सागर और लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोही तो पहले ही अमेरिकी सैन्य बेड़े को समंदर में डुबोने की धमकी दे चुके थे। अब दूसरा बड़ा खतरा हिजबुल्ला की तरफ से है। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह ने पिछले हफ्ते अमेरिकी युद्धपोतों को लेकर बड़ी धमकी दी थी। अब रिपोर्ट्स हैं कि हिजबुल्ला को रूस की खतरनाक एंटी-शिप मिसाइल यखौन मिलने वाली है। हिजबुल्ला के हाथ में मिसाइल आने से अमेरिकी बेड़े को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सवाल है कि क्या अमेरिकी वॉरशिप हिजबुल्ला के निशाने पर होंगे? क्या हिजबुल्ला ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले का प्लान बना लिया? क्या हिजबुल्ला इजराइल और अमेरिका को मिडल ईस्ट में घेरने के लिए तैयार है? अब देखिए एक और सिमिलैरिटी। वो कहते हैं ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। रूस का मॉस्को कैसे गिरा था? मिसाइल भी अमेरिका, इंटेलिजेंस भी अमेरिका, बस वार यूक्रेन का था। यहां पर क्या हो रहा है? मिसाइल और शायद इंटेलिजेंस दोनों रूस की हो सकती है और निशाने पर अमेरिका हो सकता है। खतरा कितना बड़ा है और क्या इससे पूरा मिडल ईस्ट खतरे में पड़ जाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए आप ये रिपोर्ट देखें। यह है रूस में बनी शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइल याखौन। 300 किलोमीटर की रेंज तक घातक वार करने वाली ये एंटी शिप मिसाइल
अब हिजबुल्लाह की ताकत बन गई है। सूत्रों के हवाले से सामने आए रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को एंटीशिप याकौन मिसाइल सीरिया के जरिए मिली है। याकौन मिसाइल करीब 10 साल से सीरिया में तैनात है। हिजबुल्लाह के पास एंटीशिप याकौन मिसाइल होने की खबर ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। इस वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सहयोगी शिप भूमध्य सागर और लाल सागर में घूम रहे हैं। 300 किलोमीटर के दायरे में वार करने वाली याकौन मिसाइल मिलने के बाद अमेरिकी वॉरशिप हिजबुल्लाह की टारगेट रेंज में आ गए हैं। अमेरिका की टेंशन हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की एक धमकी ने भी बढ़ा रखी है। नसरल्लाह ने पिछले हफ्ते अपनी स्पीच में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत हमें डरा नहीं सकते। नसरल्लाह ने यह भी कहा था, जिस फ्लीट से अमेरिका हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमने उससे निपटने की तैयारी कर रखी है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के पास लगातार रूस में बने विध्वंसक हथियार पहुंच रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को रूस में बने SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह को सप्लाई होंगे। रिपोर्ट है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस खतरनाक हथियार को हिजबुल्लाह को देने की मंजूरी दे दी है। SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे पंजशीर 1 भी कहा जाता है, इस वक्त सीरिया में तैनात है। इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। सवाल खड़ा यह होता है कि जो स्टेज होगा वो सिर्फ इजराइल तक बचेगा या वो स्टेज पूरा मूव करेगा। इस युद्ध का प्लेटफॉर्म कहां कहां मूव कर सकता है। पहला तो इजराइल है, दूसरा लेबनान, तीसरा सीरिया है, चौथा यमन है, और फिर इसके बाद अगर यहां तक कहानी बढ़ गई तो यकीन मानिए ईरान फिर आएगा ही आएगा। दरअसल हिजबुल्लाह को पर्दे के पीछे से लगातार रूसी हथियार मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने भंडार में रूस की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार जमा कर रखे हैं। इजरायली न्यूज़पेपर हैरेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 10,000 कत्यूशा मिसाइल है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। यह मिसाइल 20 किलो वॉरहेड के साथ टारगेट पर हमला कर सकती है। SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम को वैगनर और सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह तक पहुंचाने की तैयारी है। SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम 20 किलोमीटर दूर दुश्मन के टारगेट को नाकाम करने में सक्षम है। SA-8 एयर डिफेंस सिस्टम, हिजबुल्लाह के पास हजारों ऐसे मिसाइल सिस्टम की मिसाइलें हैं। SA-8 मिसाइल सिस्टम 10 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को नाकाम कर सकता है। SA-6 एयर डिफेंस सिस्टम, यह जमीन से हवा में मार करने वाली रूसी मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल सिस्टम 1990 में रूस ने ईरान को दिया था। ईरान के जरिए अब यह हिजबुल्लाह तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह के पास देखिए एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, 1 से 1.5 लाख रॉकेट्स हैं, ऐसा कहा जाता है। 1 से 1.5 लाख मिनिमम, ऐसा कहा जाता है। वो सब पहुंचाए हैं ईरान में, यह भी कहा जाता है। कहां से? सीरिया का लैंड ब्रिज बनाकर। हिजबुल्लाह के पास जो रूसी हथियार पहुंचे हैं, दरअसल उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान, ये देख रहे हैं आप इनको, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक ईरान मुहैया कराता रहा है। हिजबुल्लाह के भंडार में मौजूद रॉकेट और मिसाइल की लंबी रेंज में ज्यादातर हथियार ईरान के हैं। एक लाख से ज्यादा खूंखार लड़ाकों की ग्राउंड फोर्स, खतरनाक रॉकेट और मिसाइलों की खतरनाक रेंज, बड़ी संख्या में ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन्स, ये है ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की ताकत। द वॉर जोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में ही हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख रॉकेट जुटा लिए थे। बीते 7 सालों में हिजबुल्लाह रुका नहीं है, वो लगातार हथियार और गोला बारूद जमा कर रहा है। इजराइल के द इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के एक लेख के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास कम दूरी के 40,000 रॉकेट हैं। उसके जखीरे में मीडियम रेंज के 80,000 रॉकेट हैं, जिनमें फज्र 3, फज्र 5, खैबर और राद शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी की 30,000 मिसाइलें हैं, जिनमें ज़लज़ल रॉकेट और फतेह 110 शामिल है।
जीपीएस बेस्ड फतेह 110 मिसाइल 500 किलो विस्फोटक के साथ प्रहार करती है। हिजबुल्लाह को ज्यादातर मिसाइलें और दूसरे हथियार ईरान से मिले हैं। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को ईरान और सीरिया से बड़ी संख्या में 107 mm रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। 107 mm रॉकेट लॉन्चर चीन के टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जैसे हैं। चीन ने टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ईरान और सीरिया को सप्लाई किए थे। ईरान ने इसमें फेरबदल करके 107 mm रॉकेट लॉन्चर तैयार किए। हिजबुल्लाह को ईरान से ही चीन में बने टाइप 81 रॉकेट भी मिले हैं। ये रॉकेट 18 किलोमीटर की रेंज तक प्रहार कर सकता है। हिजबुल्लाह के भंडार में ईरान का एक और घातक रॉकेट है। हिजबुल्लाह को ईरान से फलक 1 रॉकेट मिले हैं जो 10 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह के हथियार भंडार में हर वो मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन है जो ईरान ने डेवलप किया है। हिजबुल्लाह के पास ईरान की खतरनाक बुरकान मिसाइलें पहुंच चुकी हैं। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर 2 बुरकान मिसाइलें दागी थी। ज्वालामुखी के नाम से मशहूर बुरकान मिसाइलों की टारगेट रेंज 500 से 2000 मीटर है। ये मिसाइल हूती विद्रोहियों के पास पहले से है। हिजबुल्लाह के पास ईरान की ताकतवर फतेह 110 मिसाइल। इजरायली न्यूज़पेपर हैरेट्स के मुताबिक ये मिसाइल 300 किलोमीटर के दायरे में टारगेट कर सकती है। फतेह 110 मिसाइल 500 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। हिजबुल्लाह के पास ईरान में बनी ज़ेलज़ल 1 और ज़ेलज़ल 2 मिसाइल है। हैरेट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 10,000 ज़ेलज़ल 1 मिसाइल है। इनकी टारगेट रेंज 160 किलोमीटर है। हिजबुल्लाह के पास 10,000 के करीब ज़ेलज़ल 2 मिसाइलें भी हैं। इनकी टारगेट रेंज करीब 210 किलोमीटर। ये मिसाइलें 600 किलो वॉरहेड ले जा सकती हैं। हमारी अगली खबर उत्तरी गाजा से जुड़ी है, जहां इजरायली सेना नियंत्रण का दावा कर रही है। लेकिन इससे पहले आपको वेस्ट बैंक के जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सबसे विध्वंसक है। यहां कुछ देर पहले ही इजरायल ने भीषण प्रहार किया। इजरायल के इस हमले से जेनिन दहल गया है। कुछ ऐसे ही उत्तरी गाजा में भी हुआ, जहां इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी है। युद्ध के 34वें दिन आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन में एक साथ 3 बड़ी सफलता मिलने का दावा किया। पहली बड़ी सफलता का दावा उत्तरी गाजा को लेकर एक खबर है कि उत्तरी गाजा में आईडीएफ का नियंत्रण हो चुका है और उत्तरी गाजा से हमास का करीब सफाया हो गया। पिछले 1 महीने की जंग में यह बहुत बड़ी खबर है। इसकी डिटेल जानकारी हम देंगे। आईडीएफ की दूसरी बड़ी सफलता का दावा है सुरंगों को लेकर। उत्तरी गाजा में हमास की 130 सुरंगें तबाह, उन पर बुलडोजर चला दिए गए। आईडीएफ की तीसरी बड़ी सफलता है क्या दावा है कि बेट हेनन को लेकर आई है। इजरायल की 252वीं डिवीजन ने वहां पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। यहां पर कई लड़ाके मारे गए, कई सुरंगें नष्ट हो गई हैं। 10 घंटे हमास से लड़ाई चली है इस इलाके में। लेकिन ये तीनों दावे बेहद चौंकाने वाले तो हैं। सवाल है, क्या उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के नियंत्रण का मतलब हमास का सफाया है? क्या उत्तरी गाजा में सुरंगों की तबाही का मतलब हमास की हार है? या फिर क्या आने वाले दिनों में गाजा सिटी में हमास के जाल में इजरायल फंसने वाला है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि यरूशलेम में आईडीएफ हमास के लड़ाकों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रहा है। लेकिन हमास में सबसे ज्यादा हड़कंप गाजा में मचा है। तो 50,000 से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाते दिखे हैं। ये लोग घर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है हमास ने उत्तरी गाजा को खो दिया है। सुना आपने एडमिरल डैनियल हगारी ने क्या कहा। बेहद साफ शब्दों में कहा कि हमास ने उत्तरी गाजा को खो दिया है। Realize that Hamas have lost control in the northern part of the strip. 34 दिन की जंग में आईडीएफ ने यह दावा पहली बार किया है। पहली बार यह खबर सामने आई है कि उत्तरी गाजा का वो इलाका जहां हमास के ऑपरेटिव सबसे ज्यादा थे।
जो हमास के लड़ाकों का गढ़ था, जहां सुरंगों का मकर जाल ऐसा था जिसकी ना शुरुआत और ना ही अंत का पता था। अब इस पूरे इलाके को आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के बाद नियंत्रित कर लिया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अब उत्तरी गाजा पर इजरायली फोर्स का कंट्रोल है और यहां से हजारों लोग सिविलियन इलाके में चले गए हैं। यही नहीं, यहां आईडीएफ से जंग में हमास को भारी नुकसान हुआ है। अब इजरायली सेना उत्तरी गाजा के नीचे बसाई गई टनल्स में जा जाकर सर्च ऑपरेशन चला रही है और हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रही है, जिसमें उसे लगातार सफलता भी मिल रही है। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में अब तक 130 सुरंगों के एंट्री पॉइंट ध्वस्त कर दिए गए हैं। हमास के 87 से ज्यादा पोस्ट तबाह हुए हैं और इस पूरे इलाके में हमास का बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया है। इजरायल ने अब तक हमास के 60 कमांडर मार गिराए हैं। जंग के 1 महीने बाद इजरायली फोर्स धीरे धीरे करके गाजा पट्टी के इलाकों में आगे बढ़ रही है। पहले नॉर्थ गाजा के एरिया को 3 लाख सैनिकों ने घेरा। अब पूरी युद्ध गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुकी है और टनल्स को अब खाली कराया जा रहा है, वहां भी काम किया जा रहा है। न सिर्फ उत्तरी गाजा बल्कि इजरायली फोर्स तेजी से गाजा के अलग अलग हिस्सों पर भी अपना कब्जा जमा रही है। आईडीएफ की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। इजरायली फोर्स का ये वीडियो बेत हनौन इलाके का है, जहां इजरायल की 252वीं रिजर्व डिवीजन का एक्शन चल रहा है। यहां 252वीं रिजर्व डिवीजन टैंकों के साथ सुरंगों को तबाह करने में जुटी है। खबर है कि पूरे गाजा पट्टी में इजरायली सेना की इस सबसे खतरनाक ब्रिगेड को लगा दिया गया है। 1982 के लेबनान युद्ध के बाद ये पहली बार है जब एक रिजर्व डिवीजन को दुश्मन के इलाके में तैनात किया गया है। उत्तरी गाजा एक फियर्स बैटल जोन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह कहना है। यहाँ एक टनल सिटी है, यहाँ स्कूलों, अस्पतालों, मानवीय संस्थानों के पास सुरंगें ही सुरंगें हैं। किस तरीके से उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। सुरंगों में माइंस हैं जहाँ लड़ाके हैं और इन सुरंगों की लंबाई 500 मीटर से ज़्यादा है। सवाल है, हमास के लड़ाके शांत क्यों गए, पलटवार क्यों नहीं कर रहे, या फिर हमास कोई बड़ी रणनीति बना रहा है। इन सवालों को लेकर सैन्य विश्लेषक माइकल क्लार्क ने भी बड़ा दावा किया है। क्लार्क का कहना है कि फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस का फोकस उत्तरी गाजा पर है, इसीलिए उत्तरी गाजा में हमास क्षमता से कम आक्रामक है। हमास आईडीएफ को गाजा सिटी में बढ़ने दे रहा है। वो आग अचानक आईडीएफ पर भीषण वार करेगा, वो आगे अचानक आईडीएफ पर भीषण वार करेगा। क्लार्क का दावा है कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा खाली कर चुके हैं। वो सुरंगों के रास्ते दक्षिण गाजा पहुंच गए हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय आने पर आईडीएफ पर आक्रमण करेंगे। हमास के लड़ाकों को लेकर एक तरफ माइकल क्लार्क दावा करते हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी थिंक टैंक ISW की भी एक रिपोर्ट है। यकीन मानिए, रिपोर्ट देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इजराइल ताबड़तोड़ गोले दाग रहा है। चप्पे चप्पे पर बम बरसा रहा है। न सिर्फ आसमान में बल्कि जमीन पर भी उसकी सेना को ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई रोक रहा है। मतलब ये कि हमास खामोश है, उसके लड़ाके अंडरग्राउंड है। इस हालात को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट सनसनीखेज है। ISW के मुताबिक हमास की रणनीति मरो या मारो की है। हमास सिर्फ एंटी टैंक रॉकेट और मोटार का इस्तेमाल कर रहा है। उसने आधुनिक हथियार को बचा कर रखा है क्योंकि लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है और इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर करना है। अब हमास का फोकस उत्तर की बजाय गाजा सिटी पर है। ISW की रिपोर्ट के अगले हिस्से में और भी कई बड़े दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हमास के घातक हथियार अभी बाकी हैं। आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। घर में बने विस्फोटक उपकरण और सड़क के अंदर लगाए जाने वाले विस्फोटक भी बचे हुए हैं। अब तक हमास ने पेनेट्रेटर बम का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो ये संकेत हैं कि जंग अब गाजा सिटी में भयंकर हो सकती है। इस बीच हमास कमांडर अबू उबैदा ने भी विध्वंसक हमले की धमकी दी। उसे इजरायल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। इसका मतलब यह है कि इजरायल की सेना के लिए गाजा सिटी महायुद्ध का नया मैदान बन सकता है, जहां हमास के लड़ाके इंतजार कर रहे हैं। इस खबर की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करते हैं।
क्या इजराइल हमास युद्ध के बाद परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है? क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई अगला सवाल दिखाइए। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई दुनिया को एटॉमिक जंग में धकेल देगी? क्या यूक्रेन और गाजा वॉर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का कारण बनेगी? ये सवाल परमाणु हथियारों के बाद सामने आई फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के बाद खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में आगे क्या क्या खुलासा हुआ है हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका 2 बार और रूस 1 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। 2 महाशक्तियों का यह कदम आखिर क्या संकेत दे रहा है? क्या परमाणु युद्ध का खतरा दुनिया के करीब है? ये रिपोर्ट देखें। रूस ने 6 अक्टूबर को परमाणु परीक्षण संधि से बाहर निकलने का ऐलान किया। 20 दिन बाद 26 अक्टूबर को मॉस्को ने न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दिया। ड्रिल की बड़ी बात यह थी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में रूस की सेना ने परमाणु हमले का अभ्यास किया। सवाल यह है कि रूस ने परमाणु परीक्षण संधि को रद्द क्यों किया? क्या रूस को अमेरिका से परमाणु हमले का डर है या रूस का कदम नेटो देशों के लिए चेतावनी जैसा है? फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगातार अपना परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है। परमाणु हथियारों की रेस में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। परमाणु परीक्षण संधि में रहते हुए मॉस्को के लिए परमाणु हथियार बढ़ाना मुमकिन नहीं था। शायद इसीलिए पुतिन ने संधि से किनारा कर लिया। रिपोर्ट में एक और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का जखीरा घटा रहा है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो परमाणु जंग के खतरे को कम करना चाहता है या फिर इसके पीछे वॉशिंगटन का कोई सीक्रेट एजेंडा है? इंटरेस्टिंग बात यह है इस रिपोर्ट में कि दुनिया के 89% हथियार परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। अभी भी उनमें डिफरेंस है, लेकिन रूस हथियार बढ़ा रहा है, अमेरिका हथियार घटा रहा है। ये आंकड़े हमारे सामने स्टैगरिंग है। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है तेल। उस हथियार की जो मार है वो मुल्कों तक नहीं, एक आम आबादी की एकदम जेब तक जाती है। युद्ध से अब तेल संकट। इजराइल और हमास की लड़ाई से सिर्फ महायुद्ध का खतरा नहीं, मिडिल ईस्ट में तनाव का बुरा असर दुनिया भर की फ्यूल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल को लेकर है। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर वर्ल्ड बैंक ने गंभीर चिंता जताई है। वर्ल्ड बैंक को लगता है कि मध्य पूर्व में जिस तरह तनाव बढ़ा है उससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है और उसकी वजह से तेल के दाम 75% तक बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह बातें इसलिए की है क्योंकि इजराइल पर हमले के बाद अचानक कच्चे तेल की कीमत में 35% उछाल आ गया था। पहली वॉल जरा तेजी से समझने वाली बात क्या है, आइए देखते हैं जो फैक्ट्स हमारे सामने। कैसे, क्यों, कहां? ये देखिए, मिडिल ईस्ट बढ़ाएगा तेल के दाम। इजराइल पर हमले के बाद तेल के दाम 35% बढ़ गए थे। नंबर 1, तेल के दाम बढ़ने के पीछे फिलिस्तीन में गैस फील्ड का बंद होना, फिर बाल्टिक सी में पाइपलाइन में धमाके की वजह से बढ़े तेल के दाम। फिर इसके बाद क्रूड ऑयल के दाम 35% बढ़कर $94 प्रति बैरल हो गए थे। राहत की बात यह है, कुछ दिन पहले क्रूड ऑयल के दाम में करीब 4.5% की गिरावट है। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से दुनिया को 50% तेल और 15% नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की जाती है। यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप में तेल की खपत 2% बढ़ गई थी। यह हालात बहुत चिंताजनक हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ईरान और यमन 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर वहां पर उन्होंने पांव रख दिया तो दुनिया में तेल के दाम कहां जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते।